नमस्कार। मुझे हैरत हुई जब एक हिंदू नामधारी दर्शक मित्र ने मेरे पिछले एक वीडियो में महाराणा प्रताप को महान कहे जाने पर टिप्पणी की कि जो प्रताप अकबर के भय से वन वन भटकते फिरे, आप उनको महान कैसे कहते हो। आधुनिक विद्यालयों और महाविद्यालयों से पढ़कर निकले इन मित्रों को महानता की परिभाषा समझाना सचमुच बहुत कठिन है। मूर्धन्य साहित्यकार स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है महाराणा का महत्व, जिसमें उन्होंने अकबर और अब्दुल रहीम खान खाना के बीच हुई बातचीत का वर्णन किया है। रहीम मेवाड़ अभियान से असफल होकर लौटे, बीमार भी थे, तन से भी और मन से भी। हुआ कुछ यूँ था कि 16 जून 1580 को जब अजमेर के सूबेदार दस्तम खान की मृत्यु हो गई, तब अकबर ने उसके स्थान पर रहीम को अजमेर का प्रमुख बनाकर भेजा। वह इसके पूर्व जब 1579 में शहबाज खान प्रताप को कुचलने हेतु नियुक्त हुआ था, तब भी उसके साथ थे। अजमेर के सूबेदार अर्थात प्रताप के विरुद्ध अभियान के प्रमुख थे अब रहीम। एक दिन जब वह शेरपुरा में सकुटुंब ठहरे थे, तभी प्रताप के बड़े बेटे कुंवर अमर सिंह ने उन पर हमला बोल दिया। रहीम को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा, किंतु उनकी पत्नी और बच्चे राजपूतों की गिरफ्त में आ गए। प्रताप को जैसे ही ज्ञात हुआ, उन्होंने पूरे परिवार को ससम्मान रहीम के पास वापस भेज दिया। रहीम के मशहूर पदों में से एक पद उसी समय उनके मुंह से निकला था, धर्म रहसी रहसी धरा, खिस जासे खुरसान, अमर विसंभर ऊपरें, रखियो नहचो राण। अर्थात इस संसार में सब कुछ नश्वर है, भूमि और धन चले जाएंगे, परंतु भलाई सदा रहती है। उसके बाद वे अजमेर रहे, पर प्रताप के विरुद्ध कुछ नहीं किया। अंततः अस्वस्थता के बहाने वापस आगरा पहुंच गए। तो हम बात कर रहे थे प्रसाद जी की उस कविता की, तो उसका भाव कुछ यूं था। अकबर ने पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसे बिगड़ गया। सवाल के जवाब में रहीम ने जवाब दिया, जहां पनाह सही बात आपको पसंद नहीं आएगी, अतः न पूछें तो उचित होगा। लेकिन अकबर के आग्रह पर बोले कि शहंशाह, आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा शत्रु मिला है। पर्वत की कंदराएं ही जिसके महल हैं, वन ही उद्यान हैं और फल फूल घास ही जिसका आहार है, लेकिन जिसके पास ईमान है, दिल है। कविता का एक अंश इस प्रकार था, राजकुंवर ने बेगम को बंदी किया, फिर भी सादर उसे भेजकर पास में मेरे, मुझको किया है कैसा लज्जित, मनोवेदना से व्याकुल हो उठा है, इसीलिए यह रोग हुआ है असल में। यही है महानता की भारतीय परिभाषा, जिसे मुझ जैसे अनपढ़ देहाती समझ सकते हैं, किंतु पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से निकले सेक्युलर बुद्धिजीवी नहीं। उन्हें तो स्त्रियों को माले गनीमत कहकर लूट का माल समझने वाले लोग ही महान लगेंगे। खैर, प्रतिक्रिया देने वाले उन जैसे मित्रों की जानकारी के लिए बता दूं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी मान सिंह महज गोगुंदा पर कब्जा जमा पाया, और वह भी मान सिंह के जाते ही वापस प्रताप ने जीत लिया। बाद में अकबर स्वयं आया और उसने गोगुंदा, मोही, उदयपुर को जीता। बूंदी के अतिरिक्त सारे राजपूताने पर उसका कब्जा तो हो गया, लेकिन जैसे ही उसने पीठ फेरी, एक बार फिर उदयपुर और गोगुंदा प्रताप के कब्जे में आ गए। 15 अक्टूबर 1577 को नियुक्त किए गए शहबाज खान को अवश्य कुछ सफलताएं मिली। उसी समय का वह प्रसंग कहा जाता है जब राणा के बच्चे घास की रोटी खा रहे थे और वह रोटी भी वन विलाप छीन कर ले गया। यह दृश्य देखकर क्षणिक कमजोरी के क्षणों में उन्होंने अकबर को समझौते का पत्र लिख दिया। हालांकि इस प्रसंग की पुष्टि किसी अन्य इतिहासकार ने नहीं की है, केवल अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल टाड़ ने लोकोक्ति कहकर वर्णन किया है और बीकानेर के इतिहास में इसका उल्लेख है। जो भी हो, प्रसंग कुछ इस प्रकार है। प्रसन्न अकबर ने उस पत्र की जानकारी बीकानेर नरेश राय कल्याणमल के छोटे बेटे राय पृथ्वीराज को दी, जो अच्छे कवि भी थे।
पृथ्वीराज को प्रताप में अगाध श्रद्धा थी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने 4 पंक्तियां लिखकर प्रताप के पास पहुंचाईं। पातल जो पतशाह बोले मुख हुंता बयन, मिहर पछम दिस माह उगे कासप राववत, पटकू मूछा पाण के पटकू निज तन करद, दीजे लिखे दीवान इन 2 महली बात एक। मेरे लिए यह विश्वास करना कि प्रताप ने अकबर को बादशाह कहकर संबोधित किया है उतना ही असंभव है जितना कि सूर्य को पश्चिम में उदित होते देखना। हे दीवान, मुझे बताइए कि मैं अपनी मूंछों पर ताव देता रहूं या अपनी गर्दन पर तलवार का प्रहार कर दूं। कहते हैं इन पंक्तियों को पढ़कर प्रताप का आत्मगौरव जागृत हो उठा और उन्होंने भी जवाब लिख भेजा। तुरक कहासी मुख पतो इण तन सु इकलिंग, उगे जाही उगसी प्राची बीच पतंग, खुशी हुंत पाथल कमध पटको मूछा पाण, पछटन है जेते पतो कलमा सिर के बाण। भगवान एकलिंग की कृपा से इस मुंह से बादशाह के लिए सदा तुर्क संबोधन ही निकलेगा और सूर्य भी सदा पूर्व से ही उदित होगा। जब तक मुगलों के सिर पर प्रताप का खड्ग नाच रहा है तब तक आप खुशी खुशी अपनी मूंछों पर ताव देते रहो। यह संवाद हुआ या नहीं, इसको लेकर इतिहासकार जो भी कहें, लेकिन इतना तय है कि अकबर के अधीन रहने वाले राजपूतों में भी प्रताप के प्रति अतिशय सम्मान का भाव था। यही कारण है कि उनमें से कईयों ने बाद में स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। शक्तिशाली शत्रु के सामने न झुकते हुए पर्वत की कंदराओं से जिस छापामार युद्ध शैली का श्री गणेश महाराणा प्रताप ने किया था, उसे ही बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनाया और प्रसिद्धि व विजय प्राप्त की। इतिहास कहता है कि शाहबाज खां के बाद दस्तम खां, फिर रहीम और सबसे बाद में राव जगन्नाथ को अजमेर का प्रमुख बनाकर प्रताप का मुकाबला करने भेजा गया। लेकिन अंततः अकबर ही इन मुहिमों से तंग आया और 1585 के बाद तो प्रताप को बिल्कुल ही निरंकुश छोड़ दिया। 1590 आते आते केवल चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर शेष राजपूताने पर एक प्रकार से महाराणा का निष्कंटक राज्य हो गया। यहाँ तक कि जयपुर से 55 मील की दूरी पर स्थित धनवान नगर मालपुरा को भी उन्होंने लूट लिया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में एक रोचक प्रसंग का वर्णन किया है। महाराणा प्रताप के राज्य मेवाड़ को वहाँ के योद्धाओं के शौर्य एवं वीरता के चलते समूचे राजस्थान में गर्व से देखा जाता है। इसके विपरीत जयपुर राज्य का सम्मान नहीं था, क्योंकि वह सदैव दिल्ली के मुगल शासकों के सामने झुकने को तैयार रहता था। उस समय एक दौर ऐसा आया जब दिल्ली के शासकों ने जयपुर के महाराजा को सवाई उपाधि से विभूषित कर दिया, जिसका भाव यह था कि अन्य राजाओं की हैसियत अगर 1 के बराबर होगी तो जयपुर के राजा की सवाई यानी 1 और चौथाई के बराबर होगी। लेकिन इस घटना के बाद राजस्थान की सभी रियासतों ने भी एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे स शब्द का उच्चारण ही बंद कर देंगे, स को वे ह उच्चारण करेंगे। तो स्वाभाविक ही जयपुर के मुगल परस्त राजा को भी उन्होंने सवाई की जगह हवाई कहना शुरू कर दिया। राजस्थान के कई इलाकों में लंबे समय तक स को ह कहने की परंपरा जारी रही। अपने सहयोगियों को सम्मान देने में भी राणा प्रताप का कोई सानी नहीं था। हल्दी घाटी का युद्ध हो अथवा शाहबाज खां के नेतृत्व में आई मुगल सेना के साथ छापामार गोरिल्ला युद्ध का दौर, भीलों ने सदैव उनके रक्षा कवच का काम किया, तो प्रताप ने भी भील योद्धा पुंजा को अपने समकक्ष पदवी दे डाली। पुंजा भील से राणा पुंजा बना दिया। उस दौर में कौन कल्पना कर सकता था इस सामाजिक समरसता की? क्या हमें राम और शबरी का प्रसंग इससे याद नहीं आता? शायद इसीलिए देश की अधिसंख्य जनता तो
महाराणा प्रताप के त्याग, तपस्या और शौर्य को ही महान मानती आई है और महान मानेगी। मानते रहें सेक्युलर ज्ञानी मानी लोग अकबर को महान। अंत में उनके मुश्किल दौर के अनन्य सहयोगी भामाशाह का पुण्य स्मरण। बहुत से लोग उन्हें केवल दानवीर के रूप में जानते हैं, दरअसल वे उनके कदम कदम पर सहयोगी रहे। जब शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर हमला किया था तब वहाँ के सेना नायक भामाशाह ही थे। कुंभलगढ़ के घेरे से सकुशल निकलकर भामाशाह मालवा चले गए, जहाँ रामपुरा के राव दुर्गा ने उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में रखा। किंतु जैसा कि सर्वविदित है कि बाद में वे चूलिया पहुंचकर प्रताप से मिले और उन्हें 25 लाख रुपए और 20,000 मोहरें समर्पित की। इस धन की सहायता से महाराणा ने अपनी सेना दुगनी की और फिर सुल्तान खान के नेतृत्व वाली सेना को परास्त कर दिलेर के दुर्ग पर आधिपत्य किया। इस युद्ध में सेनापति सुल्तान खान प्रताप के पुत्र अमर सिंह के हाथों मारा गया था। इतना ही नहीं तो भामाशाह के भाई ताराचंद ने भी शाहबाज खां से मालवा के बस्ती नामक ग्राम में सीधी टक्कर ली थी। घायल ताराचंद की राव साईदास ने सेवा शुश्रूषा की व ठीक होने पर उन्हें महाराणा की नई राजधानी चबंद लाया गया। यहीं 1597 में जब शिकार के दौरान एक चीते पर तीर मारने के लिए प्रताप ने शरीर पर अत्यधिक जोर डाला तो मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और थोड़े दिन अस्वस्थ रहकर 19 जनवरी को 57 वर्षीय महाराणा प्रताप ने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण की। बंधुओं, महापुरुषों के जीवन समाप्त होने के बाद भी उनके कार्य सतत जारी रहते हैं। जैसा कि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रसंग में देखा कि उनके देहांत के बाद भी मुगलिया सल्तनत को तहस नहस करने में मराठाओं ने अपूर्व शौर्य दिखाया था। उसी प्रकार महाराणा प्रताप के जाने के बाद भी उनके वंशजों की कीर्ति पताका फहराती रही और औरंगजेब के समय तो महाराणा राज सिंह के जो क्रियाकलाप रहे, जो कार्य रहे, वह सुनने समझने योग्य हैं। उसकी चर्चा अगले एपिसोड में, और उसके बाद तो आप देखेंगे ही आल्हा उदल की अमर कहानी। नमस्कार।